मेरी आवाज़ उतनी कुछ अच्छी नहीं है, पर फिर भी बोल रहा हूँ। एक्चुअली सब कह रहे हैं कि मतलब मैंने बोला था कि कल रात को भी आएगा, अब सुबह भी आएगा और शाम को भी आएगा चैप्टर। एक्चुअली मैंने लिखा हुआ है सब कुछ, बट क्या हुआ कि मैं अभी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ आपको कि जिसमें मैं ऑडियो बनाता था, वो उसका सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो गया है। तो अभी उसका सब्सक्रिप्शन नहीं है मेरे पास अभी फ़िलहाल के लिए, तो मैं किसी और का सब्सक्रिप्शन लेके उससे ऑडियो बनाकर डाल रहा हूँ ये वीडियो। बट अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि शाम तक मैं ले लूँ, ठीक है? तो मैं आप स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ। उसके अलावा यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है सब कुछ, देख सकते हैं आप। तो प्लीज़ थोड़ा-सा सपोर्ट करिए यार। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ तो वो करूँगा, मैं जो बोल रहा हूँ वो कर रहा हूँ मैंने लिखा हुआ है। बट लगता है भाई ऑडियो बनाने में भी टाइम लगता है, और यहाँ पर तुमको पता है कि हाई क्वालिटी ऑडियो है तो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। थैंक यू यार। वर्खाजन और ड्रैकमोरा महाद्वीपों की खतरनाक सीमाएं, जहां से आगे जाने की हिम्मत कोई आम इंसान या हंटर नहीं कर सकता। उन सीमाओं के पार एंजल सेक्ट की छिपी हुई दुनिया थी। एक ऐसी दुनिया जो जमीन पर नहीं बल्कि हजारों फीट ऊपर हवा में तैर रही थी। यहां के विशाल गगनचुंबी महल गुरुत्वाकर्षण के हर नियम को तोड़ते हुए शून्य में झूल रहे थे। इन महलों को आपस में जोड़ने वाले पुल ठूल सोने और चमकते हुए जादुई क्रिस्टल्स से बने थे। यहां की हवा में एक अजीब सी रूहानी ठंडक थी, एक ऐसी ठंडक जो जिस्म को नहीं सीधे रूह को सुकून देती थी, लेकिन साथ ही एक अनजाना सा खौफ भी पैदा करती थी। नीचे सड़कों पर बिछे हुए सफेद संगमरमर के पत्थर इतने शुद्ध और बेदाग थे कि जब सूरज की सुनहरी रोशनी उन पर पड़ती तो वे ऐसे चमक उठते मानो किसी देवता ने आसमान से अरबों हीरे बिखेर दिए हों। चारों तरफ पवित्र ऊर्जा का वास था। यहाँ की हवा में चमेली के फूलों और किसी प्राचीन जादुई धूप की महक तैर रही थी। ये जगह एक साक्षात स्वर्ग लग रही थी। इस तैरती हुई दुनिया के सबसे बड़े बाजार में आज काफी भीड़-भाड़ थी। ऊंची ऊंची दुकानों पर जादुई हथियार, चमकती हुई औषधियां और कीमती टेक्निक बेची जा रही थीं। लेकिन अचानक उस पूरे बाजार का शोरगुल, लोगों की हंसी मजाक और हथौड़ों की आवाजें एक झटके में थम गईं। पिन ड्रॉप साइलेंस, जैसे किसी ने समय के पहिए को रोक दिया हो। हवा का बहना धीमा हो गया। सड़क के बीचों बीच दो लड़कियां आगे बढ़ रही थीं। उनकी उपस्थिति मात्र से ही आसपास के वातावरण का तापमान कुछ डिग्री गिर गया था। दाईं ओर शैली थी। उसकी चाल में एक खूंखार योद्धा की चपलता और एक चीते जैसी सतर्कता थी। उसने सिल्वर और ग्रे रंग का एक बेहद स्लीक आर्मर पहना हुआ था, जो उसके शरीर से बिल्कुल चिपका हुआ था। उसकी कमर पर एक पतली लेकिन बेहद खतरनाक चमकती हुई तलवार लटक रही थी। शैली की आंखें किसी रेडार की तरह लगातार दाएं बाएं घूम रही थीं। उसके चेहरे पर एक कठोरता थी, जैसे वो हर पल किसी हमले की उम्मीद कर रही हो। लेकिन बाजार में मौजूद हर एक इंसान की नजरें शैली पर नहीं बल्कि बाईं ओर चल रही उस दूसरी परछाई पर टिकी हुई थीं। सिल्वी, एंजल सेक्ट की इकलौती राजकुमारी, इस पूरी पवित्र दुनिया की होने वाली रानी। सबकी नजरें सिल्वी के कदमों पर पड़ती हैं। उसने एक बेहद खूबसूरत हल्का नीला और सफेद गाउन पहना हुआ था। वो कपड़ा किसी आम धागे से नहीं बल्कि बादलों की धुंध और जादुई रेशम से बुना गया था। उसके हर कदम के साथ वो गाउन हवा में ऐसे लहरा रहा था जैसे कोई शांत नीला झरना गुरुत्वाकर्षण को मात देकर बह रहा हो। सिल्वी के बाल उसकी पतली कमर तक गिर रहे थे। हवा के झोंकों से जब वो बाल उड़ते तो उसमें से हल्की हल्की रोशनी निकलती। उसका चेहरा इतना बेदाग और खूबसूरत था कि कोई भी मूर्तिकार उसे तराशने में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दे। लेकिन सबसे ज्यादा रहस्यमयी थीं उसकी आंखें। उसकी आंखें हरे रंग की थीं, जैसे उसकी आंखों में नेचर समाया हुआ हो। एक ऐसी गहराई जिसे समझना किसी के बस की बात नहीं थी। उन आंखों में एक अथाह उदासी थी, एक छिपा हुआ तूफान था और एक ऐसा राज था जो अगर बाहर आ गया तो पूरे एंजल सेक्ट को राख में मिला सकता था। जैसे ही वो बाजार से गुजरती, बड़े बड़े दुकानदार अपना काम छोड़कर घुटनों के बल बैठ जाते। शक्तिशाली योद्धा जिनके नाम से दुनिया कांपती थी, वे राहगीर बनकर अपना सिर झुका लेते।
वे सब उसे सम्मान दे रहे थे, लेकिन उस सम्मान के पीछे एक गहरा खौफ था। खौफ उस शक्तिशाली रक्त का जो सिल्वी की रगों में दौड़ रहा था। देवराज का खौफ। चलते चलते शैली की बर्दाश्त की सीमा टूट गई। उसने अपने आसपास देखा कि कोई बहुत करीब तो नहीं है। फिर उसने सिल्वी के कंधे के पास अपना चेहरा ले जाकर बेहद धीमी लेकिन कांपती हुई आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, राजकुमारी। शैली की आवाज में एक ऐसी चिंता झलक रही थी जो उसके योद्धा वाले कठोर चेहरे से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। मुझे लगता है अब आपको सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। सिल्वी के कदम 1 मिलीसेकंड के लिए ठिठके, लेकिन वो रुकी नहीं। शैली की सांसें तेज हो रही थीं। आप इसे कब तक छिपाएंगी? आप देवराज की नजरों से कुछ नहीं छिपा सकती। एक ना एक दिन ये भयानक सच तो सबके सामने आ ही जाएगा, और जब वो दिन आएगा तब हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो आपको और उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सिल्वी अचानक रुक गई। पूरे बाजार को लगा कि राजकुमारी किसी बात पर नाराज हो गई है। लोगों ने अपने सिर और भी नीचे झुका लिए, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। सिल्वी ने अपना दाहिना हाथ उठाया। बहुत धीरे से, लगभग कांपते हुए, उसने अपना वो कोमल हाथ अपने पेट के निचले हिस्से पर रखा। एक बेहद धीमी लेकिन साफ धड़कन की आवाज आ रही थी। धक धक धक। उसने उस जगह को एक सुरक्षात्मक अंदाज में सहलाया। उसकी आंखों के सामने एक पल के लिए ध्रुवांश का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा घूम गया जब वे एक साथ थे। वो याद किसी मीठे जहर जैसी थी। सिल्वी ने अपनी लंबी घनी पलकें झुकाईं और बहुत ही दृढ़ता से ना में अपना सिर हिला दिया। नहीं शैली। सिल्वी की आवाज बेहद धीमी थी, जैसे वो हवा से बात कर रही हो, लेकिन उस धीमी आवाज में एक फौलादी दृढ़ता थी। अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं पिता को कुछ नहीं बताऊंगी। शैली की आंखें हैरानी और खौफ से फैल गईं। लेकिन राजकुमारी, अगर उन्हें पता चला कि आपके अंदर। चुप रहो। सिल्वी ने बिना आवाज ऊंची किए महज अपनी आंखों की शक्ति से शैली को चुप करा दिया। सिल्वी के शरीर के चारों ओर जो पवित्र घरा औरा था, वो एक पल के लिए खतरनाक रूप से चमक उठा। सिल्वी ने एक गहरी सांस ली और अपने चेहरे के भावों को वापस सामान्य कर लिया। मैं बस अभी अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रही हूं शैली। मुझे और ताकत चाहिए, इतनी ताकत कि कोई मेरे शरीर को मेरी मर्जी के बिना छू भी न सके। शैली का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। उसके माथे पर ठंडी पसीने की बूंदें छलक आई थी। उसने घबराते हुए, हकलाते हुए पूछा, राजकुमारी, कहीं आप देवराज के खिलाफ? क्या आप विद्रोह की सोच रही हैं? आप अपने ही पिता से युद्ध करेंगी? सिल्वी ने तुरंत अपनी गर्दन घुमाई और शैली की आंखों में सीधा देखा। उस पल सिल्वी की उन हरी आंखों में कोई उदासी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी अजीब और खौफनाक चमक थी। मैं कोई विद्रोह नहीं कर रही हूं शैली, सिल्वी ने अपने शब्दों को चबाते हुए कहा। मैं सिर्फ खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपनी पावर बढ़ा रही हूं, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन देवराज को इस सच के बारे में पता चलेगा, वो सब कुछ खत्म कर देंगे, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। सिल्वी ने अपनी मुट्ठी जोर से भींच ली। जिस दिन मैं अपने पिता की उस विनाशकारी शक्ति का सामना करने के काबिल हो गई, जिस दिन मैं इतनी मजबूत हो गई कि उनके लोग मुझे रोक ना सकें, उस दिन। सिल्वी ने आसमान की तरफ देखा, उन बादलों के पार, जैसे वो हजारों मील दूर अंधेरे में बैठे ध्रुवांश को अपनी आंखों से देख रही हो। उस दिन मैं ये सोने का पिंजरा, ये झूठी शान वाला एंजल सेक्ट हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। मैं अपने ध्रुवांश के पास चली जाऊंगी। आप पागल हो गई हैं राजकुमारी। शैली से रहा नहीं गया। वो भूल गई कि वो एक राजकुमारी से बात कर रही है। वो आगे बढ़कर उसने सिल्वी का हाथ पकड़ लिया। आप ऐसा नहीं कर सकती राजकुमारी। शैली की आंखों में आंसू आ गए थे। आप एंजल सेक्ट का भविष्य है। आपकी रगों में हमारी महान महारानी का खून है। आपके बिना ये पूरा सेक्ट ढह जाएगा। और आप किसके पास जाने की सोच रही हैं? शैली की आवाज में अब एक गुस्सा था, एक कड़वाहट थी। उस इंसान के पास, उस ध्रुवांश के पास, राजकुमारी, जिसमें इतनी भी हिम्मत नहीं कि यहां आके आपके लिए लड़ सके। सिल्वी का हाथ झटके से छूट गया, लेकिन वो चुप रही। शैली ने अपनी बात जारी रखी। राजकुमारी, जरा हकीकत देखिए। आप एक वहम में जी रही हैं।
मुझे नहीं लगता कि एंजल सेक्ट ने मूनलाइट के साथ जो कुछ भी किया है उसके बाद वो आपको कभी स्वीकार करेगा। आप देवराज की बेटी है, वो लड़का कुछ नहीं है। वो आके जितना भी ताकतवर नहीं होगा, उसके पास बस डिवाइन ऑरा है जो उसको किस्मत से मिली है। उसके बस में कुछ नहीं है, उसे आपसे प्यार नहीं है। ये कड़वे शब्द किसी खंजर की तरह सिल्वी के सीने में उतरे, लेकिन हवा का एक तेज झोंका आया। सिल्वी के बाल हवा में उड़े। सिल्वी के होठों पर ना तो गुस्सा आया, ना ही कोई डर, बल्कि उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी, मासूम और दर्द भरी मुस्कान आ गई। एक ऐसी मुस्कान जो सिर्फ एक सच्चा प्रेमी ही दे सकता है, जिसे अपनी मोहब्बत पर खुद से ज्यादा भरोसा हो। उसने दूर आसमान की ओर देखा, उन बादलों के पार, जैसे वो हजारों मील दूर अंधेरे में बैठे ध्रुवांश को अपनी आंखों से देख रही हो। तुम उन्हें नहीं जानती शैली, मैं उन्हें अच्छे से जानती हूं। वो ऐसे इंसान नहीं है ध्रुवांश। वो कुछ इमारतों के टूटने पर या किसी जमीन के छिन जाने पर इतना गुस्सा नहीं होंगे कि मुझसे ही नफरत करने लगेंगे। उन्हें पता है कि मूनलाइट की तबाही में मेरा कोई हाथ नहीं था। सिल्वी की आंखों में एक अंधा विश्वास चमक रहा था। और रही बात उनके यहां ना आने की, तो तुम इसे उनकी कायरता समझ रही हो। पागल लड़की, वो इतने समझदार हैं कि वो सीधे मौत के मुंह में कूदने यहां एंजल सेक्ट में अकेले नहीं आएंगे। मेरे पिता की ताकत को वो अच्छे से जानते हैं। सिल्वी ने अपनी आंखें बंद की, जैसे वो ध्रुवांश की आवाज सुन रही हो। वो अभी कहीं बहुत दूर बैठकर खुद को शक्तिशाली बना रहे होंगे। वो रात दिन पसीना बहा रहे होंगे। वो तब तक इंतजार करेंगे जब तक कि वो अजय ना हो जाएं, और जब वो आएंगे तब कोई उन्हें नहीं रोक पाएगा, ना देवराज, ना एंजल सेक्ट की सेना। सिल्वी ने अपनी आंखें खोलीं, उनमें एक गर्व था। मेरा ध्रुवांश, वो कायर नहीं, वो एक जन्मजात स्ट्रैटेजिस्ट है। सिल्वी मुस्कुरा रही थी। वो अपनी मीठी यादों के उस महल में खोई हुई थी जहां ध्रुवांश उसका रक्षक था, उसका प्रेमी था। लेकिन वो इस खौफनाक हकीकत से बिल्कुल अनजान थी। सिल्वी नहीं जानती थी कि दुनिया बदल चुकी है। वो नहीं जानती थी कि ध्रुवांश के दिल में अब प्यार नाम की उस नाजुक कली को प्रतिशोध के खौलते हुए लावे ने जलाकर राख कर दिया था। सिल्वी को लगा था कि ध्रुवांश सिर्फ कुछ इमारतों के टूटने से नाराज होगा, लेकिन हकीकत में एंजल सेक्ट के लोगों ने ध्रुवांश की आंखों के सामने उसके भाइयों, उसके दोस्तों और उसकी पूरी मूनलाइट दुनिया को बेरहमी से काटा था। उन चीखों ने, उस खून की नदियों ने और उस बेबसी ने ध्रुवांश के अंदर के उस सीधे साधे प्यार करने वाले इंसान को हमेशा के लिए मार दिया था। एक ऐसा दानव जिसके लिए अब स्ट्रैटेजी का मतलब सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि एंजल सेक्ट की एक एक ईंट को खून से धोना था। एक ऐसा शैतान जो अब सिल्वी को बचाने नहीं, बल्कि उसके पिता के साम्राज्य को मिटाने आ रहा था। ध्रुवांश का प्यार अब एक भयंकर श्राप बन चुका था। सिल्वी अभी भी आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी कि तभी वूश, हवा का एक बेहद ठंडा बर्फ जैसा झोंका उसकी रीढ़ की हड्डी से टकराया। सिल्वी के सारे रोंगटे खड़े हो गए। उसकी मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसे अपनी पीठ पर एक बेहद भारी, डरावनी और ठंडी निगाह महसूस हुई। ये कोई आम नजर नहीं थी। ये एक ऐसा एहसास था जैसे कोई बेहद खूंखार शिकारी घनी झाड़ियों के पीछे छिपकर बिना पलक झपकाए अपनी शिकार की गर्दन को देख रहा हो। एक ऐसा किलिंग इंटेंट जो एंजल सेक्ट की इस पवित्र हवा में बिल्कुल अजनबी था। सिल्वी झटके से पलटी। सिल्वी की आंखें बिजली की तरह सड़क के हर कोने, हर खंभे, हर इमारत की छत को स्कैन करने लगीं। उसकी ऑरा सेंसिंग पावर चरम पर पहुंच गई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। सिर्फ उड़ती हुई धूल का एक गुबार, एक खाली गली का कोना और कुछ राहगीर जो अभी भी सिर झुकाए खड़े थे। कोई ऐसी चीज नहीं थी जो उस जानलेवा एहसास से मेल खाती हो। क्या हुआ राजकुमारी?
शैली ने सिल्वी के चेहरे का रंग उड़ता देख तुरंत अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रख लिया। श्वांग, आधी तलवार मयान से बाहर आ चुकी थी। शैली की आंखें भी खतरे को ढूंढने लगीं। सिल्वी की सांसें थोड़ी तेज थीं। उसने अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए उस खाली कोने को घूरा। कुछ देर बाद उसने खुद को शांत किया। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है, सिल्वी ने अपनी मुट्ठी ढीली करते हुए कहा। उसकी आवाज में अभी भी एक उलझन थी, एक बहुत ही अजीब सी ऊर्जा। लेकिन शायद मेरा वहम था। आजकल मैं बहुत ज्यादा सोचने लगी हूं। राजकुमारी, इस वक्त आपका वहम भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, सैली ने सतर्कता से अपनी तलवार वापस अंदर डालते हुए कहा। हमें तुरंत महल वापस चलना चाहिए, यहां बाहर रहना सुरक्षित नहीं है। सिल्वी ने आखिरी बार उस खाली कोने की तरफ देखा और फिर सैली के साथ आगे बढ़ गई। सिल्वी की नजरों से ओझल उन चमकदार संगमरमर के रास्तों से बहुत दूर, एंजल सेक्ट के सबसे निचले हिस्से में, जहां प्रकाश कम और परछाइयां ज्यादा रहती थीं। कुछ किलोमीटर दूर एक बेहद संकरी, सीलन भरी गली के घुप-घुप अंधेरे में एक शख्स ईंटों की दीवार से पूरी तरह सटकर खड़ा था। उसकी सांसें बेहद धीमी थीं, इतनी धीमी कि किसी मशीन के लिए भी उसे डिटेक्ट करना नामुमकिन था। उसने खुद को इस तरह से दीवार के साए में मिला रखा था जैसे वो कोई इंसान नहीं, बस एक परछाई हो। उस शख्स ने बेहद फटे पुराने, बदबूदार और धूल से सने कपड़े पहने थे। ये कपड़े उन गुलामों जैसे थे जो एंजल सेक्ट की खदानों में काम करते थे। उसके ऊपर एक गहरे भूरे रंग का भारी चोगा था, जिसकी बड़ी सी टोपी ने उसके चेहरे को आधा ढका हुआ था। सिल्वी के वहां से जाने के काफी देर बाद, जब गली पूरी तरह सूनी हो गई, तब उस शख्स ने धीरे से दीवार का सहारा छोड़ा। उसने अपने कांपते हुए हाथों से उस भारी टोपी को पीछे की तरफ सरकाया। वो चेहरा थकान, दर्द और महीनों के संघर्ष की गवाही दे रहा था। उसका पूरा चेहरा धूल, कालिख और पसीने से भरा हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी और उलझी हुई मूछें, जो शायद महीनों से ना तो काटी गई थीं, ना ही धोई गई थीं, उसे उसकी असली उम्र से बहुत बड़ा और खूंखार दिखा रही थीं। उसके होंठ प्यास से सूख कर फट चुके थे, लेकिन उसकी आंखें, ये थके हुए या हारे हुए इंसान की आंखें नहीं थीं। उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जैसे धधकते हुए अंगारे किसी राख के ढेर के नीचे छिपकर सुलग रहे हों। एक ऐसी खौफनाक जिद, ये लकी था, ध्रुवांश का सबसे वफादार साथी, उसका भाई, उसका दायां हाथ। लकी ने अपनी आंखें बंद कीं। उसके दिमाग में मूनलाइट की जलती हुई इमारतें और ध्रुवांश की वो खौफनाक, डेविल वाली चीख गूंज गई। उसने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींची कि उसके नाखूनों से खून रिसकर उसकी हथेली में आ गया। ध्रुवांश भाई, लकी ने हवा में फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज भारी थी, उसका गला सूख रहा था, लेकिन हर एक लफ्ज में एक कसम छिपी थी। मैं आ गया हूं भाई, मैं अपने दुश्मनों के बिल्कुल दिल के करीब पहुंच गया हूं। मैंने हर दरवाजा, हर सुरक्षा घेरा देख लिया है। लकी ने अपनी नम आंखों से उस भव्य महल की तरफ देखा जहां सिल्वी गई थी। सिल्वी यहीं है, लकी ने अपने आप से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा गुस्सा था। लकी ने अपनी उस भारी टोपी को वापस आगे की तरफ खींच लिया। उसका चेहरा एक बार फिर से उस गहरे अंधेरे में गायब हो गया। उसे बहुत अच्छे से पता था कि वो इस वक्त कहां खड़ा है। अगर वो यहां पकड़ा गया, अगर देवराज के सैनिकों को उस पर जरा सा भी शक हुआ, तो उसे सिर्फ मौत नहीं मिलेगी, उसे सालों तक ऐसी दर्दनाक यातनाएं दी जाएंगी जिसे सहने से अच्छा इंसान खुदकुशी कर ले। उसकी मौत 100% पक्की थी। लेकिन वो लकी था। ध्रुवांश के लिए, अपने भाई के लिए और मूनलाइट के इंतकाम के लिए वो इस पवित्र दिखने वाले नर्क की सबसे गहरी आग में भी हंसते हंसते जलने को तैयार था।
एम्बर सिटी, रात के 12 बजे। भारी बारिश, नियॉन लाइट्स की चकाचौंध और हवा में मौजूद मैजिकल प्रेशर। एम्बर सिटी कभी सोती नहीं थी। गगनचुंबी इमारतों की दीवारों पर तैरते विशाल होलोग्राफिक विज्ञापन, जिनमें राहिजा कॉर्प और वालिया खानदान के उत्पादों का प्रचार हो रहा था, रात के अंधेरे को नीली और गुलाबी रोशनी से नहला रहे थे। सड़कों पर ऊपर की ओर उड़ती फ्लोटिंग टैक्सी और नीचे दौड़ती लग्जरी कारों का एक अनंत सिलसिला था। भारी बारिश की बूंदें नियॉन लाइट्स को छूकर जमीन पर गिर रही थीं, जिससे ऐसा लग रहा था मानो शहर खून और बिजली के बीच नहा रहा हो। इसी भीड़ भाड़ के बीच एक आलिशान ब्लैक रोल्स रॉयस फैंटम किसी शिकारी तेंदुए की तरह सड़क को चीरती हुई दौड़ रही थी। कार के पहियों के घूमने की आवाज और इंजन की धीमी गड़गड़ाहट शहर के शोर में विलीन हो रही थी, लेकिन कार के भीतर सन्नाटा इतना गहरा था कि किसी की धड़कन भी साफ सुनी जा सकती थी। कार के अंदर का केबिन किसी 5 स्टार स्वीट से कम नहीं था, लेकिन वहां का एटमॉस्फेयर बर्फ जैसा ठंडा था। ड्राइवर की हथेलियां स्टीयरिंग व्हील पर पसीने से भीग चुकी थीं। वो बार बार अपनी कॉलर ढीली कर रहा था। उसके बगल में बैठी थी मारिया, जो फ्रेया की हेड गार्ड थीं। मारिया का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। उसकी सांसें तेज थीं और वो अपनी सीट बेल्ट को इतनी जोर से भींच रही थी कि उसके लेदर ग्लव्स के चरचराने की आवाज आ रही थी। वो अपनी ईगल आइज से रियर व्यू मिरर में पीछे देख रही थी, जहां का नजारा उसकी बर्दाश्त के बाहर था। मारिया की आंखों का रिफ्लेक्शन मिरर में दिख रहा है, जो पीछे बैठे जोड़े पर टिका है। पिछली सीट पर राजकुमारी फ्रेया राहिजा बैठी थीं। उसने एक सफेद रंग का जादुई कॉम्बैट सूट पहना हुआ था, जो उसके शरीर की बनावट को पूरी तरह से निखार रहा था। उसके कंधे पर एक छोटा सा फर वाला केप था, जो उसकी रईसी की गवाही दे रहा था। उसके इत्र की महक, जो किसी ताजे मिडनाइट जैस्मिन और एम्बर का मिश्रण थी, पूरी कार में फैल चुकी थी। फ्रेया अपनी सामान्य गरिमा को ताक पर रखकर जानबूझकर ध्रुवांश, जिसे वो रुद्र के नाम से जानती थी, कि बिल्कुल करीब खिसक कर बैठी थी। उनके बीच 1 इंच का भी फासला नहीं था। फ्रेया ने ध्रुवांश का दाहिना हाथ अपने दोनों कोमल हाथों में ले रखा था, जैसे वो कोई कीमती हीरा हो जिसे वो खोना नहीं चाहती थी। ध्रुवांश खामोश था। उसने अपनी काली हुडी की टोपी पीछे गिरा दी थी। उसकी नीली आंखें, जो रात के अंधेरे में किसी गहरी झील की तरह लग रही थीं, बाहर भागती नियॉन लाइट्स को देख रही थीं। उसका चेहरा किसी पत्थर की मूर्ति की तरह भावहीन था। मिस फ्रेया, ध्रुवांश की आवाज गहरी और मध्यम थी, जैसे किसी पुरानी शराब का स्वाद। उसने अपना हाथ धीरे से पीछे खींचने की कोशिश की। मुझे लगता है कि इस कार के अंदर कोई दर्शक नहीं है जिसके लिए हमें ये नाटक करना पड़े। हम थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। फ्रेया ने अपना सिर उसके कंधे की ओर झुकाया और खिलखिलाकर हंसी। उसकी हंसी में एक ऐसी खनक थी जो किसी भी पुरुष का दिल जीत सकती थी, लेकिन ध्रुवांश की पलक तक नहीं झपकी। ओ रुद्र, फ्रेया ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी गर्म सांसें ध्रुवांश की गर्दन को छू रही थीं। आप तो अभी से घबरा रहे हैं, अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई। याद है ना, अगले कुछ दिनों के लिए आपको फ्रेया राहिजा का बॉयफ्रेंड बनना है। अगर आप अभी से मुझसे दूर भागेंगे और शर्माएंगे, तो मेरी फैमिली और वे वालिया खानदान के लोग 1 सेकंड में पहचान जाएंगे कि ये सब झूठ है। ध्रुवांश ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कान आई जिसे फ्रेया देख नहीं सकी। फ्रेया उसे टकटकी लगाए घूर रही थी। उसकी नजरों में हैरानी थी। वो मन ही मन एक हिसाब लगा रही थी। ये लड़का वाकई एक पहेली है। मैंने एम्बर सिटी के सबसे बड़े एल्केमिस्ट्स देखे हैं, लेकिन इसकी जैसी स्किल्स किसी की नहीं। इसका ऑरा, जब ये चुप होता है तो किसी मृत झील जैसा लगता है, लेकिन जब ये गुस्सा होता है तो साक्षात यमराज। और ऊपर से ये चेहरा, फिर भी ये मुझे ऐसे इग्नोर कर रहा है जैसे मैं कोई सड़क पर चलती आम लड़की हूं। क्या इसे फ्रेया राहिजा की खूबसूरती और ताकत से कोई फर्क नहीं पड़ता? फ्रेया को यह नहीं पता था कि ध्रुवांश की जिंदगी के पन्नों में सिल्वी और आयत जैसी लड़कियां थीं। वे लड़कियां जिनके इशारे पर साम्राज्य ढह जाते थे।
उनके सामने एम्बर सिटी की ये रईसजादियां महज मिट्टी के खिलौने थीं। कार एक सिग्नल पर रुकी। लाइट लाल थी, बारिश तेज हो गई थी और वाइपर्स की कचकच की आवाज माहौल को और भी सस्पेंसपूर्ण बना रही थी। फ्रेया ने खुद को संभाला, अपना मेकअप ठीक किया और कार का दरवाजा खुलने का इंतजार किया। जैसे ही वो बाहर उतरीं, कैमरों की फ्लैश लाइट्स बिजली की तरह चमकने लगीं, लेकिन फ्रेया ने किसी की परवाह नहीं की। उसने पीछे मुड़कर ध्रुवांश का इंतजार किया। ध्रुवांश कार से बाहर निकला। उसने वही काली हुडी पहनी थी और साधारण जीन्स। इस शाही जगह पर वो किसी गलत पन्ने की तरह लग रहा था। फ्रेया ने आगे बढ़कर अपना हाथ ध्रुवांश की बाह में डाला। वो उससे चिपक कर खड़ी हो गई। तैयार हो जाओ रुद्र, फ्रेया ने उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया। यहां हमें ऐसा बिहेव करना है जैसे हम एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। यहां मेरी फैमिली के जासूस और वालिया खानदान के लोग भरे पड़े हैं, वे तुम्हारी कमजोरी ढूंढेंगे। फिर उसने थोड़ा रुककर ध्रुवांश की आंखों में देखा। वैसे क्या तुम अपनी असली पावर रिलीज नहीं करोगे? इस वीक हंटर के ऑरा के साथ तुम उनके तानों का शिकार बन जाओगे। वे तुम्हें जिंदा चबा जाएंगे। ध्रुवांश ने सीधे सामने देखते हुए कहा, फ्रेया, एक बात याद रखना, दुश्मन को हमारी असलियत के बारे में जितना कम पता हो, शिकार उतना ही आसान होता है। मैं एक लो रैंक हंटर की तरह ही अंदर जाऊंगा। शेरों के बीच भेड़ बनकर घुसना ही सबसे अच्छा शिकार होता है। फ्रेया ने अपने कंधे उचकाए। उसे डर था कि कहीं उसके कजिन्स और वालिया खानदान के घमंडी वारिस ध्रुवांश की बेइज्जती न कर दें। लेकिन जब उसने ध्रुवांश के चेहरे पर वो ठंडी कातिलाना मुस्कान देखी तो उसे यकीन हो गया कि आज रात तमाशा तो होकर रहेगा। जैसे ही वे रेस्टोरेंट के विशाल क्रिस्टल गेट से अंदर दाखिल हुए, वहां का नजारा बदल गया। अंदर का हॉल इतना विशाल था कि वहां 2 छोटे हवाई जहाज आ सकते थे। छतों से हजारों कीमती झूमर लटक रहे थे, जिनकी रोशनी जादुई क्रिस्टल से टकराकर इंद्रधनुष बना रही थी। हॉल में एम्बर सिटी के सबसे रईस, सबसे ताकतवर और सबसे क्रूर खानदानों के लोग बैठे थे। जैसे ही फ्रेया और ध्रुवांश ने कदम रखा, पूरे हॉल में जैसे सन्नाटा पसर गया। संगीत की धुन धीमी हो गई, गिलासों के टकराने की आवाजें बंद हो गईं, सबने अपनी ड्रिंक्स वहीं रोक दीं। फुसफुसाहटें शुरू हुईं। वो देखो, राइजा फैमिली की आइस प्रिंसेस फ्रेया आ गई। लेकिन उसके साथ वो कौन है? क्या उसने काली हुडी पहनी है इस वीआईपी डिनर पर? क्या यह वही रुद्र है जिसके बारे में अफवाहें उड़ रही हैं कि उसने राइजा की राजकुमारी का दिल चुरा लिया है? ये तो कोई भिखारी लग रहा है। ध्रुवांश को सब सुनाई दे रहा था। वो महसूस कर पा रहा था सैकड़ों नफरत भरी निगाहें, ईर्ष्या की गूंज और कम से कम 10 अलग अलग दिशाओं से आता हुआ किलिंग इंटेंट। लेकिन उसने अपनी नजरें नीची नहीं की। वो एक शिकारी की तरह उस हॉल के हर कोने को स्कैन कर रहा था। वो एग्जिट गेट्स, गार्ड्स की पोजीशन और जादुई जालों का हिसाब लगा रहा था। हॉल के बीचों बीच एक विशाल सर्कुलर टेबल थी। वहां कुछ नौजवान बैठे थे जिन्होंने लाखों के इटालियन सूट पहने थे। उनके पास उनकी बेशकीमती तलवारें रखी थीं। उनके शरीर से निकलता हुआ हाई लॉर्ड लेवल का दबाव वहां की हवा को भारी बना रहा था। जैसे ही ध्रुवांश और फ्रेया उनकी ओर बढ़े, उन नौजवानों में से एक, जिसके बाल आग की तरह लाल रंग के थे और जिसकी आंखों में असीमित घमंड भरा था, झटके से खड़ा हो गया। उसने अपनी वाइन का कीमती गिलास टेबल पर इतनी जोर से पटका कि गिलास चकनाचूर हो गया। फ्रेया, उसकी आवाज बिजली की कड़कड़ाहट की तरह पूरे रेस्टोरेंट में गूंजी। ये आर्यन वालिया था, वालिया खानदान का सबसे बड़ा वारिस और फ्रेया का मंगेतर बनने का प्रबल दावेदार। क्या तुमने राइजा खानदान की नाक कटवाने की कसम खा ली है? आर्यन ने चिल्लाकर कहा। इस गटर के चूहे को, इस 2 कौड़ी के हंटर को तुम इस वीआईपी डिनर पर लेकर आई हो? क्या राइजा खानदान इतना गिर गया है कि अब उसे सड़क से उठाकर बॉयफ्रेंड बनाने पड़ रहे हैं? पूरे हॉल में लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। फ्रेया का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। उसने जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन तभी ध्रुवांश ने उसका हाथ थोड़ा और कसकर पकड़ा। उसने उसे बोलने से रोक दिया। ध्रुवांश ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसने अपनी हुडी की जेब से हाथ बाहर निकाला। उसके चेहरे पर एक बहुत ही ठंडी, लगभग जमा देने वाली मुस्कान आई। उसने अपनी नीली आंखों से आर्यन वालिया की आंखों में झांका। शुरुआत काफी धमाकेदार हुई है, क्यों? ध्रुवांश ने फ्रेया की ओर मुड़कर कहा, जैसे आर्यन वहां मौजूद ही ना हो। आर्यन का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया।
तुमने मुझे इग्नोर किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फ्रेया ने ध्रुवांश की आंखों में छिपे उस खौफनाक सुकून को देखा और जवाब में एक चैलेंजिंग स्माइल दी। रुद्र, तुमने सही कहा, धमाका तो अभी बाकी है। एम्बर सिटी की इस रात में अब खून, शक्ति और प्रतिशोध का वो खेल शुरू होने वाला था जिसकी कल्पना उन अमीरों ने सपने में भी नहीं की थी। रेस्टोरेंट के ऊपरी बैल्कनी में दो बूढ़े व्यक्ति बैठे थे। उनके सामने कई होलोग्राफिक स्क्रीन्स थीं जो हॉल के हर एंगल को दिखा रही थीं। उनमें से एक लॉर्ड राइजा थे, फ्रेया के दादा। उनकी सफेद दाढ़ी और गहरी आंखों में अनुभव का पहाड़ था। उन्होंने अपनी उंगलियों से अपनी छड़ी को सहलाया। तो यही है वो लड़का? लॉर्ड राइजा ने पूछा। उनके बगल में बैठे दूसरे व्यक्ति ने, जो एम्बर सिटी के सुरक्षा प्रमुख थे, सिर हिलाकर कहा, हाँ सर, रिकॉर्ड्स के हिसाब से इसका नाम रुद्र है, लो रैंक हंटर। लेकिन कुछ अजीब है, हमारे सेंसर्स इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। या तो ये वाकई जीरो है या फिर वो इसे दबाने में माहिर है। लॉर्ड राइजा ने वाक्य पूरा किया। उसकी आंखों को देखो, वो डर नहीं रहा है, वो इंतजार कर रहा है। आर्यन उसे उकसा रहा है और वो लड़का उसे ऐसे देख रहा है जैसे कोई इंसान चींटी को देखता है। हॉल के अंदर तनाव इतना बढ़ गया था कि वहां मौजूद जादुई लैंप झिलमिलाने लगे थे। ध्रुवांश ने धीरे से अपना सिर झुकाया और आर्यन वालिया के करीब गया। तुमने अभी कुछ कहा? ध्रुवांश ने फुसफुसाते हुए पूछा। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि सिर्फ आर्यन सुन सकता था। मैंने कहा कि तुम एक गटर के चूहे हो। आर्यन ने दहाड़ते हुए अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखा। गटर का चूहा? ध्रुवांश की मुस्कान और गहरी हो गई। दिलचस्प है। तुम्हें पता है, गटर के चूहे अक्सर अंधेरे में वार करते हैं और जब वो काटते हैं तो घाव कभी नहीं भरता। अचानक ध्रुवांश के शरीर से 1 सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए एक डार्क ऑरा निकला। वो इतना शक्तिशाली था कि आर्यन वालिया के घुटने एक पल के लिए कांप गए। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सामने कोई इंसान नहीं, बल्कि हजारों लाशों के ढेर पर बैठा हुआ कोई सम्राट खड़ा है। लेकिन जैसे ही वो एहसास आया, वैसे ही गायब हो गया। ध्रुवांश वापस एक साधारण डरा हुआ दिखने वाला लड़का बन गया। फ्रेया, मुझे भूख लगी है, क्या हम टेबल पर बैठ सकते हैं? ध्रुवांश ने मासूमियत से पूछा। हॉल में मौजूद लोग हैरान रह गए। उन्हें लगा कि ध्रुवांश डर गया है। आर्यन वालिया जोर जोर से हंसने लगा। देखा, राइजा की राजकुमारी एक डरपोक को अपना रक्षक मान बैठी है। बैठो भिखारी, आज मैं तुम्हें वालिया खानदान की खैरात का खाना खिलाऊंगा। फ्रेया ने ध्रुवांश को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ध्रुवांश क्या खेल खेल रहा है, लेकिन उसने उसका साथ दिया और वे टेबल की ओर बढ़ गए। जैसे ही वे टेबल पर बैठे, वेटर ने उनके सामने सबसे महंगी शराब और पकवान परोसना शुरू कर दिया। लेकिन टेबल पर बैठे बाकी हाई लॉर्ड्स और अमीर कजिन्स ध्रुवांश को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। तो रुद्र, सुना है तुम लो रैंक हंटर हो? एक लड़की ने, जो वालिया खानदान की सदस्य थी, मजाक उड़ाते हुए पूछा। क्या तुम सच में फ्रेया को बचा पाओगे? यहाँ एम्बर सिटी में तो चूहे भी सी रैंक के होते हैं। ध्रुवांश ने अपनी प्लेट में धीरे से चाकू और कांटा उठाया। उसकी हर हरकत में एक ग्रेस था जो किसी राजकुमारी से भी बेहतर था। उसने बिना सिर उठाए जवाब दिया, बचाने की जरूरत उन्हें पड़ती है जो कमजोर होते हैं। मैं बस ये सुनिश्चित करता हूं कि जो मेरे रास्ते में आए उसे दोबारा बचाने की जरूरत ही ना पड़े। आर्यन वालिया ने अपनी वाइन का घूंट लिया। बड़ी बातें, चलो एक चैलेंज करते हैं। अगर तुम सच में फ्रेया के साथ रहने लायक हो तो हमारे गार्ड कैप्टन के साथ एक छोटा सा मुकाबला करो, बिना हथियारों के। फ्रेया तुरंत खड़ी हो गई। आर्यन, बस बहुत हुआ, ये डिनर है, कोई अखाड़ा नहीं। डरो मत फ्रेया, ध्रुवांश ने शांत स्वर में कहा। उसने अपना कांटा नीचे रखा। उसने पहली बार सीधे आर्यन की आंखों में देखा। अगर आर्यन चाहता है कि मैं उसके खिलौनों के साथ खेलूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हॉल के कोने से एक विशालकाय आदमी बाहर निकला। वो हीरो लेवल का वॉरियर था जिसका शरीर लोहे जैसा सख्त था। उसने अपनी उंगलियां चटकाईं और ध्रुवांश की ओर बढ़ा। पूरा रेस्टोरेंट अब इस तमाशे का इंतजार कर रहा था। ध्रुवांश खड़ा हुआ। उसने अपनी हुडी के स्लीव्स ऊपर चढ़ाए। नियम सरल हैं, ध्रुवांश ने अपनी गर्दन घुमाते हुए कहा। जो गिर गया वो हार गया, और जो हार गया वो दोबारा कभी एम्बर सिटी में अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। आर्यन ने हंसते हुए सहमति में सिर हिलाया। उसे क्या पता था कि वो अपनी मौत के वारंट पर साइन कर रहा है। जैसे ही गार्ड ने पहला मुक्का मारा, ध्रुवांश अपनी जगह से हिला भी नहीं। मुक्का उसके चेहरे से मात्र 1 मिलीमीटर की दूरी पर रुक गया। ध्रुवांश की आंखों में एक नीली बिजली कौंधी। बहुत धीमे हो, ध्रुवांश ने फुसफुसाया।
और फिर वहां जो हुआ उसने एम्बर सिटी के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया।